नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार दांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम तरह जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसकी कलाम की जो नई टेस्ट सीरीज है 2.0 वो देख रहे थे और माइनर 3 अपना चल रहा था और कॉमन टॉपिक जो है लेवल 1 और लेवल 2 में वो चल रहे थे। लगभग अपन ने सब देख लिया। 15 क्वेश्चन जो आपके साइकोलॉजी के दोनों में कॉमन आए वो बचे हुए हैं। तो आज वो 15 क्वेश्चन देखेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा इस माइनर 3 का वो अधिगम और अधिगम के सिद्धांत रहेंगे। एकदम इजी सा जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का वो है कि थांडाई के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो थांडाई जो है इसने 5 गौण नियम दिए। कितने गौण नियम दिए? 5 गौण नियम दिए, जिसमें से बहु अनुक्रिया का नियम है, बिल्कुल है। प्रभाव का नियम नहीं है। मानसिक स्थिति का नियम बिल्कुल, और इसका दूसरा नाम है मनोवर्ती का नियम। क्या? मनोवर्ती का नियम। ठीक है। फिर बात करें अपन आंशिक क्रिया का नियम, बिल्कुल ये भी है। 5 थे, 3 तो ये हो गए। चौथा जो है आपका वो मैं आपको बता देता हूं। चौथा जो हो जाएगा सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। और पांचों और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट अभी मैं बता देता हूं, ये आपका साचर्य परिवर्तन का नियम। किसका नियम? साचर्य परिवर्तन का नियम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है आपका कि ये जो है पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन से समांतर है। पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रख लेना, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के समान, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन आ जाए कि थांडाई का कौन सा गौण नियम पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है आपका उसके समान है, तो आपका हो जाएगा साचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है। फिर बात करें जो प्रभाव का नियम है वो उत्तर जो हो जाएगा, क्योंकि गौण नियम नहीं पूछा है। प्रभाव का नियम जो है इसका मुख्य नियम है। क्या है? मुख्य नियम। और थांडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। मुख्य नियम कितने थे? 3 मुख्य नियम है, 3। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। और एक है आपका उपयोग का नियम। किसका नियम? उपयोग का नियम। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो तत्परता, प्रभाव और उपयोग, ये 3 नियम आपका, सॉरी उपयोग नहीं है, ये उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है ना, इसका दूसरा नाम है, ये दोनों के अंतर्गत है, उपयोग और अनुपयोग का नियम। और ये आता है अभ्यास के नियम के अंतर्गत। मेरे को इसका उपनाम जो है वो याद रह गया था, ये होगा अभ्यास का नियम। तो ये 3 नियम क्या है आपके जो है, एक तो तत्परता का नियम, एक आपका अभ्यास का नियम और एक प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को कहते हैं संतोष व असंतोष का नियम। संतोष व असंतोष का नियम। तो ये 3 आपके मुख्य नियम हो गए। कौन कौन सा? तत्परता का, दूसरा प्रभाव अभ्यास का जिसको उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कह सकते हैं, और तीसरा हो जाएगा आपका प्रभाव का जिसका संतोष और असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं बता दूं कि अपना एक ऐप है जीवा स्टडी का परफेक्ट मॉक। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर पर इसको सर्च कर सकते हैं। इस पर जो है आपकी थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 की जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका डेमो एकदम फ्री है। डेमो फ्री है, आप जाकर देख सकते हो। मेरे कहने पर डेमो जरूर दें एक बार। ठीक है। और ये जो है 99 रुपए में मिल रही थी, लेकिन 21 अक्टूबर तक यानी कि दीपावली पर जो है आपको दिवाली को आप जैसे कूपन डालोगे तो ये मात्र और मात्र आपको जो है 70 रुपए में मिलेगी। कितने रुपए में? 70 रुपए में। डेमो फ्री है। पहले चेक करें कि 70 रुपए में आपको टॉपिक वाइज कोई इतनी टेस्ट सीरीज दे सकता है या नहीं दे सकता, इसलिए डेमो जरूर देखें मेरे कहने पर एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित है? गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित कौन सा है? शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। हो सकता है, उत्तर हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार थोड़ा सा आप जो है क्वालिटी बढ़ा ले, कारण कि पीडीएफ थोड़ी सी क्या है, लो क्वालिटी की बनी हुई है। फिर शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थी के जोड़े बनाए जाएं। कभी भी ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए, तो यह बात गलत हो गई आपकी। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक को केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप अगर रीड प्री में मेरी क्लास से ले चुके हैं, मैंने बताया था ना, केवल शब्द आ जाए तो हमेशा कैंसिल कर देना उसको।
फिर समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैमनस्य से बचा जा सके। तो ये भी एक प्रकार की ग्रुपिंग होगी, तो ये गलत हो गया। उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक प्रयोग है। तो अभिकर्मित अनुदेशन जो है ना आपका, वो किसने दिया था? वो दिया था बीएफ स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। तो स्किनर का नियम कौन सा है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम सिद्धांत जो है, उसके अंतर्गत अभिकर्मित अनुदेशन शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेस्टल्टवाद का पता है आपको, वर्दीमर जो है इसके जनक है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोहलर और कोफ का अंतर्दृष्टि का सुझाव जो है सिद्धांत भी है। गेस्टाल्ट जो है जर्मन शब्द है। क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। यह आपको पता है, जिसका मतलब पूर्ण जो मतलब होता है समग्र या पूर्ण काल, ये इसका मतलब होता है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निर्मितवाद के संबंध में असत्य कथन बताओ। निर्मितवाद के संबंध में असत्य कथन बताओ। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो अधिगम एक सक्रिय, बिल्कुल सक्रिय रहकर आप एक्टिव रहकर ही अधिगम सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है। अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है, यह बात भी बिल्कुल सही बात है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। मतलब शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करने का मतलब हो गया, शिक्षक क्या दे रहा है? अनुदेशन दे रहा है। तो ये जो है आपको, ये एक प्रकार से क्या हो गया? शिक्षक केंद्रित हो गया, जबकि निर्मितवाद हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होता है। तो ये हो गया आपका शिक्षक केंद्रित। तो ये आपको गलत लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन पहले अपन ऑप्शन 4 को पढ़ेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। बिल्कुल, जो निर्मितवाद है ना, इसमें शिक्षक जो है ना, वो एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब सुविधा प्रदाता होता है। क्या होता है? सुविधा प्रदाता। तो क्वेश्चन आ जाए कि निर्मितवाद में शिक्षक क्या होता है? सुविधा प्रदाता होता है। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो तीसरा इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित नहीं करता। अगर ऐसा करता तो ये जो है शिक्षक केंद्रित हो जाता है, जबकि निर्मितवाद जो है वो बाल केंद्रित या जो है अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। ठीक है, चाइल्ड ओरिएंटेड होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं, वापस मैं बता दूं। सबसे पहले आता है संकेत अधिगम। ठीक है, फिर संकेत के बाद में आता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इसके बाद आता है आपका उद्गम अनुक्रिया के बाद में आता है सरल श्रृंखला अधिगम। सरल श्रृंखला के बाद में आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ये तो हो गया। अब जो है मैं अलग कलर में लिखता हूं, क्यों लिखूंगा आगे बताऊंगा। शाब्दिक साहचर्य के बाद में जो आता है विभेदन अधिगम। इनके आगे अधिगम नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। विभेदन के बाद में जो आता है आपका, वो आता है संपर्त्य अधिगम। कौन सा? संपर्त्य। संपर्त्य के बाद में आता है सिद्धांत अधिगम, और सिद्धांत अधिगम के बाद में आता है समस्या समाधान अधिगम। ये आपके ज्ञानी के 8 प्रकार के अधिगम है, जिसमें से शुरुआत के जो ये 4 हैं, ये व्यवहारवाद से संबंधित है। ठीक है, और लास्ट के जो 4 हैं, ये आपके संज्ञानवाद से संबंधित है। किससे? संज्ञानवाद से। तो यहां पर सही क्रम पूछा है, तो संपर्त्य के बाद में सिद्धांत आता है। बिल्कुल, बहुविभेदीकरण। विभेदीकरण तो देखो पहले आ जाता है, तो ये गलत हो गया। सिद्धांत के बाद में बहुविभेदीकरण बिल्कुल नहीं आता। समस्या समाधान तो सबसे लास्ट में, इसके बाद तो वैसे कोई नहीं आ सकता। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विभेदीकरण। ये रहा, उसके बाद संपर्त्य ये रहा, उसके बाद सिद्धांत ये रहा, फिर समस्या समाधान तो ये रहा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो मैं आपको बता देता हूं, ये एक सारणी है, मैं 2-3 बार करवा चुका। अगर ये सारणी अगर आपको याद है ना, तो आप ये नकारात्मक सकारात्मक पुनर्बलन वाले क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। ठीक है, एक जगह देख के बनाते हैं। ये यहां बना देता हूं मैं, नीचे यहां। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें, यहां बनाता हूं। एक होता है पुनर्बलन। 1 मिनट, ऊपर लिखना पड़ेगा, जगह का मैं यहां लिख देता हूं। ये रहा। अब देखो, एक होता है आपका पुनर्बलन। ठीक है, ये सारणी याद रखना। एक होता है दंड। ठीक, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। बस ये सारणी अगर याद है ना आप,
तो ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें पूछा नकारात्मक पुनर्बलन, ये आराम से कर दोगे आप। अब देखो इसमें क्या क्या जाता है, पुनर्बलन में क्या होता है, इच्छित व्यवहार में वृद्धि, इच्छित व्यवहार में वृद्धि, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इच्छित व्यवहार में कमी, इच्छित व्यवहार में कमी, ठीक है। सकारात्मक में क्या होता है, उद्दीपन दिया जाता है, इसमें दिया जाता है, और इसमें हटाया जाता है, इसमें हटाया जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। बात हो रही है नकारात्मक पुनर्बलन की, और ये देखो नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन तो नकारात्मक मतलब कोई चीज हटाएंगे, और पुनर्बलन मतलब इच्छित व्यवहार में वृद्धि होगी, मतलब कोई चीज हटाने पर अगर इच्छित व्यवहार में वृद्धि होती है तो वो नकारात्मक पुनर्बलन में आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं सकारात्मक दंड, तो सकारात्मक में उद्दीपन देने पर इच्छित व्यवहार में कमी आए, कोई चीज देने पर कमी आए तो वो जाएगा सकारात्मक दंड। ऐसे ये नाम याद रखने, जैसे इससे अनुक्रिया प्रबलित होती है तो पुनर्बलन है तो प्रबलित तो होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर ये किसी अवांछित अथवा अप्रिय चीज को कम कर या उसे दूर कर दिया जाता है तो नकारात्मक पुनर्बलन है। और नकारात्मक पुनर्बलन में क्या है कि ये किसी अवांछित अथवा अप्रिय चीज को कम कर या उसे दूर कर कार्य करता है। तो देखो नकारात्मक में कोई चीज क्या होती है, ये रहा, हटाया जाता है, लेकिन अवांछित को नहीं हटाया जाता इसमें, ठीक है। उद्दीपन को हटाया जाता है, अप्रिय यानी प्रिय चीज को हटाया जाता है, ठीक है। तो ये नकारात्मक में हटाया जाता है, तो इसमें भी क्या दूर किया जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। फिर कार में पीप की आवाज बंद करने के लिए सीट बेल्ट की पेटी बांधना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। कार में पीप की आवाज बंद करने के लिए, आप देखते हो ना कोई नई जो गाड़ियां आती है उसमें पी 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 करता रहता है वो, जब तक सीट बेल्ट नहीं बांधते, तो इसमें जो है ये नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। क्या इसमें क्या कहता है, हटाया जाता है जिससे इच्छित व्यवहार में वृद्धि हो। तो इसमें जो है क्या हटाया जाता है, कार सीट बेल्ट लगाया जाता है जिससे इच्छित व्यवहार में क्या हो, आपके वृद्धि हो। इसमें ऐसे ऑप्शन है, हाँ ठीक है, मैं सोचा ऐसे कैसे, ठीक। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे अनुक्रिया क्षीण हो जाती है, बिल्कुल क्षीण नहीं होती है। ये किसी उद्दीपन की वांछनीयता और सुहानेपन में वृद्धि करने का कार्य करता है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। उत्तर ए बी व सी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक मशहूर पुस्तक किसने लिखी। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो मशहूर पुस्तक है वो लिखी आपकी E.L. थार्नडाइक ने। किसने लिखी, E.L. थार्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम बताओ। अनुबंधन कैसे होता है, तो अनुबंधन होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 की तरफ से, जिसमें CS जो होता है ना, कंडीशनल जो स्टिमुलस, यानी कि अपन कह सकते हैं CS क्या हो गया, कंडीशनल मतलब अनुबंधित, ये क्या हो गया आपका अनुबंधित उद्दीपक। US क्या हो गया, अनकंडीशनल यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। और UR क्या हो गया, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब यहां CS अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि जैसे घंटी का बजना, घंटी अनुबंधित है। फिर US भोजन का देना, ये क्या हो गया, भोजन क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। UR यानी कि लार काटना, स्वाभाविक अनुक्रिया, भोजन को देखे तो लार आएगी। तो ये देखो CS US UR, ये इसका सही क्रम है। फिर एक कोचिंग के टीचर अपने पूर्व के चयनित विद्यार्थी को क्लास में बुलाकर बच्चों के सामने उनके सत्र रखवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप बच्चों को बताओ कि आपने कैसे तैयारी की। टीचर किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के निकट है। एकदम आराम से इसका क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हो। एक कोचिंग टीचर है, वो अपने पूर्व के चयनित जो विद्यार्थी है उनको क्लास में बुलाता है और उनसे एक सत्र करवाता है ताकि वो नए बच्चे हैं उनको बता सके कि कैसे उन्होंने तैयारी की। तो टीचर किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के निकट है, तो ये बांडुरा का जो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसके ज्यादा निकट है। कारण कि बांडुरा क्या कहता है कि बच्चा हमेशा प्रतिमान से सीखता है। प्रतिमान का मतलब हो गया मॉडल से सीखता है। उसके सामने अगर कोई चीज का मॉडल है, जैसे हाथ में जो सलमान खान की तरह ब्रेसलेट पहनना, वो मॉडल से सीखता है। मॉडल मतलब हो गया सामने उसको कुछ दिखना चाहिए। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो बांडुरा ने दिया उस हिसाब से जो है इससे सही बैठता है। टोलमैन की बात करें तो इसने दिया था प्रत्याशा सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम, ये नाम ध्यान में रख लेना, प्रत्याशा सिद्धांत। और इसी का दूसरा नाम है चिन्ह सिद्धांत, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है आपका उद्देश्य सिद्धांत। ये किसने दिए थे, टोलमैन ने। टोलमैन ने दूसरी बात दी थी अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम भी किसने दिया था,
टोलमैन है। क्वेश्चन आ जाए अव्यक्त अधिगम, तो टोलमैन इसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग। क्या कहते हैं? लेटेंट लर्निंग। तो लेटेंट लर्निंग किसने दी? टोलमैन ने दी। ठीक, टोलमैन ने प्रयोग किस पर किया? चूहों पर। चूहों पर प्रयोग किया, और चूहों पर प्रयोग करके इसने जो है पुनर्बलन को स्वीकार किया। पुनर्बलन को स्वीकार किया, मतलब कोई व्यवहार है वो बच्चा पुनर्बलन से ही सीखता है। यह बात किसने कही? टोलमैन ने। इसके अलावा टोलमैन ने जो है कहा कि मानसिक मानचित्रण जरूरी है अधिगम में। मानसिक मानचित्रण का उपयोग जो है इन्होंने क्या बोला कि ये जरूरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका उत्तर हो जाएगा बांडुरा। फिर है बी बराबर एफ ब्रैकेट पी डॉट ई। इस सूत्र का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो ये कर्ट लेविन से है। इनका सिद्धांत का नाम आपका तलरूप सिद्धांत। ठीक है, तलरूप सिद्धांत के अलावा इसको क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं, गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने जो है बिहेवियर यानी कि बी से बिहेवियर यानी व्यवहार, एफ हो गया फलन फंक्शन, पी पर्सनैलिटी यानी कि प्राणी या व्यक्ति, और ई एनवायरमेंट यानी कि वातावरण, यह संबंध दिया, ध्यान में रखना। बात करें गथरी। गथरी ने सिद्धांत दिया था समीपता का सिद्धांत। कौन सा? समीपता का सिद्धांत। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्वेश्चन हो रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग करते हुए यह बताया कि सीखने में पुनर्बलन नहीं समीपता महत्वपूर्ण है? अभी ऊपर बात करके आए गथरी या गुथरी। ठीक है, इसने पुनर्बलन को नकारा है, ये ध्यान में रख लेना। पुनर्बलन को नकारा है, और जो है समीपता जो है ना उसको क्या किया है, जो है सही माना है कि जो है सीखने के लिए समीपता जरूरी है, सामीप्य जरूरी है। क्या जरूरी है? सामीप्य। मतलब कोई व्यक्ति को अगर सिखाओगे तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा अपने को। पुनर्बलन कोई जो है इसने पुनर्बलन को जो है महत्व को एकदम नकार दिया था। फिर आपका कक्षा में गणित ने 3% बताकर छात्रों को फॉर्मूला ढंग से सिखाया। अजीब सा क्वेश्चन है, चलो हो सकता है शिक्षक ने गणित के हो सकता है गणित के 3% बताकर जो है छात्रों को फॉर्मूला ढंग से सिखाया। बच्चे उस सूत्र को याद कर परीक्षा के प्रश्नों को सही उत्तर दे पाए। मतलब कक्षा में अध्यापक ने जो है गणित के 3% बताकर छात्रों को फॉर्मूला ढंग से सिखाया। बच्चे उस सूत्र को याद करके परीक्षा के प्रश्नों को सही उत्तर दे पाए। ये अधिगम अंतरण के जिस सिद्धांत से संबंधित है उसके जनक कौन है? तो ये सिद्धांत है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसमें क्या बोलते हैं कि एक जैसे क्वेश्चन का आना। तो 3 जो है फॉर्मूले रटाए और उन्हीं से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है जो चार्ल्स जड ने दिया था, चार्ल्स जड ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, बात बिल्कुल सही है। सदैव व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, बात बिल्कुल सही है। सदैव नवीन विचार एवं नवीन ज्ञान होता है, बिल्कुल गलत बात है। सदैव नवीन नहीं होता, सदैव नवीन नहीं होता, क्योंकि यह व्यवहार में परिमार्जन होता है। अधिगम व्यवहार में परिमार्जन है। परिमार्जन का मतलब है जो आपका पहले से सीखा हुआ उसमें नया जो है नवीन विचार और नवीन ज्ञान जोड़ना। इस सदैव नवीन नहीं होता है। पुराना जो व्यवहार है उसका परिमार्जन मतलब मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, सदैव सर्वकालिक यानी कि हर काल में होता है अधिगम। आज से हजारों साल पहले भी होता था और हजारों साल बाद में भी होगा। सार्वभौमिक हर जगह होता है, चाइना में भी होता है, इंडिया में, अमेरिका में भी होता है। ठीक है, सतत यानी लगातार चलता रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो आपका अधिगम है इसमें समायोजन निहित है। अधिगम में समायोजन निहित है, यह आपको ध्यान में रखना है। समायोजन में अनुभव निहित है। क्या निहित है? अनुभव निहित है और समायोजन निहित है। ये दोनों ध्यान में रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। राघव एक पहेली हल कर रहा था। उसने कई प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुआ। वह कुछ देर के लिए समस्या से दूर चला गया और लौटने पर उसे अचानक कहा, यदि मैं इस हिस्से को इधर घुमा दूं और दूसरा भाग इसके ऊपर रख दूं तो अपने आप जुड़ जाएगा। पहले क्या हो रहा है, पहेली हल कर रहा है लेकिन कई प्रयास करने के बाद हल नहीं हुई, तो वो कुछ समय के लिए समस्या से दूर चला जाता है और फिर अचानक उसके दिमाग में आता है कि यदि मैं इस हिस्से को इधर घुमा दूं दूसरा इधर कर दूं तो ये जुड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गया ना? अचानक आना, सूझ का सिद्धांत। और दूसरा नाम इसी का हो गया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो किसने दिया था? कोहलन ने। ठीक है, फिर आपका उसने बिना गलती के लिए तुरंत पहेली हल कर दी। उसके बाद जब भी वैसे ऐसी पहेली मिलती हुआ
उसी तकनीक का इस्तेमाल करता और सफल हो जाता। मतलब पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करता। तो यहां पूछा कि इस पर आधारित नीचे दिए कथन को पढ़िए। राघव का यह व्यवहार कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण है, क्योंकि उसे संपूर्ण स्थिति का समग्र रूप से समझा। अभी ऊपर बात का अचानक कोई सूझ आती है, मतलब अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम कर्मिक परीक्षण त्रुटि द्वारा होता है, जिसमें व्यक्ति यादृच्छिक प्रयास करता रहता है तब भी सही उत्तर न मिल पाए। यह बात बिल्कुल गलत है। अचानक होता है, अधिगम अचानक होता है, इसमें सूझ अचानक आती है। ठीक है। कर्मिक परीक्षण या त्रुटि की कोई जरूरी नहीं है, प्रयास और त्रुटि की कोई जरूरी नहीं है। थोड़ी देर के लिए समस्या को छोड़ दिया जाता है और अचानक आपको क्या होता है, सूझ जाता है। तो यहां उत्तर हो जाएगा ए सही और आर गलत। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि कक्षा में शिक्षिका ने विज्ञान पढ़ाते समय मॉडल चित्र और समूह गतिविधि और प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया। ठीक है। मॉडल चित्र, समूह गतिविधि और प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया। विद्यार्थी एक्स बहुत सक्रिय रहा, बार बार क्यों पूछता रहा, अपने घर के अनुभवों से जोड़ता रहा और साथियों के साथ मिलकर कार्य करता रहा। लेकिन विद्यार्थी वाई चुपचाप बैठा रहा, भाग नहीं लिया और कहता रहा मुझे समझ नहीं आता, यह सब मेरे काम का नहीं है। कुछ दिनों बाद एक्स की समझ गहरी हो गई, जबकि वाई की समझ सतही रही। इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताइए नीचे दिए गए में से कौन सा कार्य अधिगम को प्रभावित करता है। तो अभिप्रेरणा करता है, बिल्कुल। विद्यार्थी अभिप्रेरित होगा तो बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करेगा। पूर्व ज्ञान, देखो ये क्या बोला इसने कि घर के अनुभवों से जोड़ता रहा, तो पूर्व ज्ञान बिल्कुल प्रभावित करता है। अधिगम का सामाजिक वातावरण, तो सामाजिक वातावरण, देखो साथियों के साथ मिलकर कार्य करना, घर के अनुभवों से जोड़ना, ये तो सामाजिक में भी आ जाता है। केवल पुरस्कार और दंड, केवल शब्द आना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। ए बी सी सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी। इसमें जो एक क्वेश्चन है उसमें मेरे को अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, उसको मैं वापस बताने की कोशिश करूंगा। समझ गए ये वाला क्वेश्चन, ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा जो है इसमें डाउट मेरे को बी वाले ऑप्शन में। बाकी तो मैंने सही बताया आपको, बी वाले ऑप्शन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी।